हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे नेस्ले कंपनी का स्टॉक एनालिसिस। तो सबसे पहले लाइक ऑलवेज हम बिजनेस समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट पे देखेंगे कि आखिर इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि मैंने ये स्टॉक पिक किया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पे देखने पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इतने महंगे वैल्यूएशन पे भी क्यों हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के हाइलाइट्स देख लेते हैं। कंपनी 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। कंपनी के 85% ऑफ द पोर्टफोलियो में ये लीडर है। कंपनी करेंटली अपना 9th प्लांट सेटअप कर रही है गुजरात में। अगर बाकी 8 प्लांट्स की बात करें जो ऑलरेडी नेस्ले सेटअप कर चुकी है, वो है 1961 में, 1967, 1989, 1992, 95, 97, 2006 और 2012। ये 8 प्लांट्स ये पर्टिकुलर ईयर में सेटअप हुए थे। और ये 8 प्लांट्स से एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी पता चलती है कि कंपनी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हैंडल करती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि एफएमसीजी में कई कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटसोर्स कर देते हैं, जहाँ पे अगर कोई भी रीजन से अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ इशू हो तो दिक्कत आ सकती है। तो नेस्ले यहाँ पे ये सारी चीजें खुद हैंडल करती है। कंपनी करेंटली 8000 टाउन्स और 52,000 विलेजेस को एक्सेस कर पाती है और इसका टारगेट है नेक्स्ट 3 इयर्स में ये डबल करने का। तो इससे क्या होगा कि रूरल पेनिट्रेशन इसकी काफी तगड़ी हो जाएगी और ये सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में हेल्प करेगा। और जिस तरीके से रूरल एरिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो ये काफी अच्छा स्कोप होगा कंपनी का ग्रोथ के लिए। कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में 61 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उनमें से 70% जो प्रोडक्ट्स है वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट 20% जो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, उनमें भी ये कोशिश कर रही है कि उनको रीलॉन्च करके उनको भी सक्सेसफुल करे। तो कंपनी काफी फोकस्ड है कि कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है वो सक्सेसफुल हो। और कंपनी ने लास्ट कुछ साल की अगर डेटा देखें तो 12 टू 18 प्रोडक्ट्स हर साल ये लॉन्च करती है। तो अपने ग्रोथ के लिए ये अपने ग्लोबल पेरेंट कंपनी नेस्ले स्विट्जरलैंड से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स रेफर करके इंडिया में लॉन्च करती है। तो देख सकते हैं कि कंपनी काफी ज्यादा फोकस्ड है ग्रोथ की तरफ। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस में कंपनी ने 37 वेयरहाउसेस से डिक्रीज करके 29 वेयरहाउस कर दिए पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। तो बेसिकली कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ये वेयरहाउसेस डिक्रीज किए हैं, जिससे इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होती है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में कंपनी का 0.6% रेवेन्यू आता था पहले 2016 में, वही वो बढ़ के 2019 में 1.5% हो गया है। तो कंपनी लगातार ई कॉमर्स और एस्टेब्लिश रिटेल कंपनीज लाइक डी मार्ट और रिलायंस रिटेल इस तरह की कंपनीज के साथ भी टाई अप कर रही है ताकि वो अपना मार्केट में अपना सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर पाए। और एक और अपॉर्चुनिटी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, रूरल कंजम्पशन की बात करें तो करंटली बाकी स्टैंडर्ड एफएमसीजी का अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 45% का उनका टोटल रेवेन्यू में से रूरल एरिया से आता है, जबकि नेस्ले की बात करें तो 20 to 25% का ही इनका रेवेन्यू आता है। तो इस वजह से ये अपने रूरल सेगमेंट को काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं ताकि ये अपनी रेवेन्यू वहां से डबल कर सके। अब नेस्ले के कुछ डिफरेंट ब्रांड्स अगर हम देखें तो ऑलरेडी आप ये जो ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको, ये ऑलरेडी आप डे टू डे लाइफ में इनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली यूज करते होंगे। और नेस्कैफे पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें तो ये 1961 में इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसके काफी सारे पॉपुलर ब्रांड्स है। नेस्ले क्लासिक है, सनराइज है, कैपुचिनो है, ये सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है इसके नेस्कैफे के अंदर। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ब्रू एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर का कॉम्पिटिटर है इनका। चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट में ये 18% मार्केट शेयर है इनका इंडिया में। और नेस्ले जो है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और इस वजह से अगर आपको पता होगा तो स्विस कंपनीज की चॉकलेट्स काफी पॉपुलर होती हैं। और सिमिलरली नेस्ले की चॉकलेट्स जो है अपने टेस्ट और क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो कैडबरी जो मॉन्डलेज इंटरनेशनल की ब्रांड है, और अमूल, ये दोनों इसके राइवल्स हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिनमें से सबसे फोकस्ड हैं ये कोको क्रंच और
नेस प्लस के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस डाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये इन प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे हैं एज अ हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया में हालांकि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये ग्लोबली ऑलमोस्ट 130 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्लोबल पेरेंट कंपनी से ये काफी सारे प्रोडक्ट्स रेफर करके इंडिया में लॉन्च करती है। बेबी मिल्क पाउडर की बात करें तो इंडिया में बेबी मिल्क पाउडर में नेस्ले का 97% का मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट इनके हाथ में ही है। और इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो बेबी मिल्क पाउडर का इंडिया में एड बैंड है कंप्लीटली। और इस वजह से कोई भी नई कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिनके पास लाइसेंस भी है, वो इंडिया में एड्स नहीं कर सकते। अगर कोई नई कंपनी लॉन्च भी करना चाहे तो बहुत डिफिकल्ट है उनको लाइसेंस मिलने का। और इसकी जो राइवल है सिमिलैक अबाउट इंडिया कंपनी की प्रोडक्ट है, उसका 3% के अराउंड का मार्केट शेयर है। तो देख सकते हैं कि मेजरली इनके पास बहुत बड़ा मोट है बेबी प्रोडक्ट्स में। नूडल्स की बात करें तो नूडल्स में मैगी जो ब्रांड है इन लोगों ने 1983 में लॉन्च किया था। और मैगी अगर हम बात कर रहे हैं तो मैगी जो है पहले सिर्फ स्नैक्स के हिसाब से यूज होता था, बट आज के टाइम पे हम डिनर वगैरह में या लंच में भी यूज करते, तो एक तरीके से ये स्टेपल डाइट की तरह हो गया, स्पेशली जब उन लोगों ने, अगर आप देखो तो आटा नूडल, ओट नूडल, चिकन नूडल, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी ला दिए हैं। अगर राइवल्स की बात करें तो सनफिस्ट और टॉप रेमन, ये दो मेजर राइवल्स हैं इसके। मार्केट शेयर की बात करें कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो सेरेलैक में इनका 96.5% का शेयर है। मैगी पास्ता की बात करें तो 73.7% का मार्केट शेयर है। लैक्टोजेन और नैनप्रो की बात करें तो 66.6% का मार्केट शेयर है। किटकैट, मिल्की बार, मंच की बात करें तो 63% का मार्केट शेयर है। मैगी की बात करें तो 59.2% का मार्केट शेयर है। नेस्कैफे की बात करें तो 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है। एवरीडे ये टी क्रीमर कैटेगरी का ब्रांड है, तो 44% का मार्केट शेयर है। और मैगी सॉस की बात करें तो 20% का मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ये जितने भी प्रोडक्ट्स है इसमें ये लीडर है अपने सेगमेंट में। अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें तो लास्ट कुछ सालों में ये 20% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है। और टोटल कंजम्पशन की बात करें तो ये 23% के ईयर ऑन ईयर में ये ग्रोथ हुआ है। तो देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत उम्दे लेवल पे ग्रो हो रही है। और इस तरीके की जब इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही हो तो कंपनी जो है उसके लिए ग्रोथ होना स्वाभाविक है। अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनकी 10% रेवेन्यू जो है लिक्विड बेवरेज से आती है, कन्फेक्शनरी से 14% का रेवेन्यू आता है। मिल्क बेवरेज की बात करें तो 47% का रेवेन्यू आता है। और जो कुकिंग एड्स और प्रिपेयर्ड डिशेस की बात करें तो 29% का मार्केट शेयर इससे आता है। बिजनेस तो समझ लिया, अब इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। कंपनी 75 के पीई पे ट्रेड कर रही है। आरओसी और आरओई अमेजिंग है, 143% और 105, ये बिल्कुल अमेजिंग है दोस्तों। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और काफी अच्छा इंटरेस्ट कवरेज है। रिटर्न लास्ट 3 साल के देखे तो 29% के हैं। और लास्ट 10 ईयर्स की आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 70% का है। मतलब इस तरह की कंपनी में ये जो आरओसी और आरओई है, इट्स अमेजिंग। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स की 10% और 5 ईयर्स की 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था, जिस तरह की सेल्स ग्रोथ है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ मत देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इन लोगों ने बढ़ाई है उसके वजह से आप देखो लगातार इनकी प्रॉफिट जो है 20% के अराउंड की है। तो एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद 20% के सीएजीआर लेवल पे प्रॉफिट ग्रोथ अमेजिंग है। कैश फ्लो पॉजिटिव है। सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है ये लगातार इंक्रीज कर रहा है लास्ट 10 ईयर्स से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ 2015 जो है ये एक ईयर खराब गया था इनका, और इसमें एक मेजर रीजन ये था कि मैगी में लेट पाया गया था और उसके बाद इनको पूरा का पूरा अपना स्टॉक मार्केट से उठा लेना था। और उसके बाद इन्होंने जो है उसमें जो भी इश्यूज थे वो सारे इश्यूज को फिक्स किया, क्वालिटी के सारे इश्यूज, और वापस 2016 में इसको लॉन्च किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद इसने मुड़ के नहीं देखा है। तो इस तरीके की ब्रांड रिकॉलिंग है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगातार 20% के अराउंड का हेल्दी है। और रीसेंट टाइम में बात करें तो ये जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद और इम्प्रूव हो गया है। तो ये जो कंपनी है, इस तरह की कंपनीज जो है जब भी गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स लाती है तो ये रूल्स के बारे में क्रिब नहीं करके उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको पूरे के पूरे अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। हालांकि 2015 में जैसे मैंने बोला कि ये डिक्रीज हुआ था मोस्टली ड्यू टू डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो थ्रू आउट इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। कोई अगर बोलता है कि पीई बहुत महंगा है, तो आप देखो कंटिन्यूअसली अर्निंग पर शेयर इसकी इंक्रीज होती जा रही है, अमेजिंग है। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 215 का अर्निंग पर शेयर है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में ये एक्सप्लेन भी करूंगा कि पी रेशियो लार्ज कैप कंपनीज की जब हम देखते हैं तो थोड़ी ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमें फोकस करनी चाहिए, ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग प्योरली। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर आप देखो तो अमेजिंग तरीके से ग्रो हो रहा है। आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है रिसेंट टाइम का हम देखें तो इंक्रीज होके 54% से इंक्रीज होके 143% हो गया। तो ये अमेजिंग है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग जो है अगर आप देखो तो 62% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और एफ आई आई डीआईआई के पास 13% और 8% के अराउंड का है। और पब्लिक की बात करें तो 17% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 83% का स्टेक जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी अच्छी है और फिनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। अब देखते हैं चार्ट में कि क्या इंटरेस्टिंग है चार्ट में। चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो तीन मेजर चीजें हैं जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर से अगर आप देखो तो ये शेयर जो है इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो आरएसआई, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, आरएसआई लेस देन 30 है, करेंटली 29.6 है। और शेयर जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की शेयर्स जब जब भी आपको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिले तो ये बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है। और ऑलमोस्ट 1 ईयर कंसोलिडेशन और आरएसआई 30 के नीचे मिल रहा है। तो इस तरीके के शेयर मैं आपको पहले भी अगर दिखाऊं तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ये साल में एक या दो बार ही ऐसे मौके आते हैं। अगर 2019 में भी देखें तो ये एक चांस था और ये एक चांस था। इस तरीके से 2018 में देखें तो ये सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया था। 2017 की बात करें तो ये इस टाइम पे एक मौका आया था। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके के शेयर्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा दिन ट्रेड नहीं करते। बाकी एक और चीज अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये आप देखो तो ये एक राउंडिंग पैटर्न हो रहा है। और मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कहा है कि राउंडिंग पैटर्न जो है ये एक्यूमुलेशन का निशानी होती है। और इस तरीके के एक्यूमुलेशन में जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सही प्राइस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और करंट लेवल की अगर बात करें तो ये बहुत ही सही टाइम है बाई करने का। अगर आपको लार्ज कैप में बाई करना है तो इस तरह के मौके में अगर आप बाई करते हो तो आराम से 20% के रिटर्न्स बनते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये शेयर महंगा लग रहा है कि 16,000 का शेयर है एक, और इस तरीके के शेयर में बाई करना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों अच्छे शेयर्स जो है थोड़े महंगे ही मिलते हैं। और कंपनी चाहे तो इसको स्टॉक स्प्लिट के दम पे शेयर के प्राइस कम भी कर सकती है, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर आपके 20% के रिटर्न बनने हैं तो 16,000 का एक शेयर लीजिए या 1600 के 10 शेयर लीजिए, रिटर्न्स आपके उतने ही बनने हैं। और जो कहते हैं कि ये बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है, तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो हिस्टोरिकल पीई भी अगर देखें तो 2008-9 के अराउंड की बात करें तो ये 30 के अराउंड के पीई रेशियो पे था। और उसके बाद ये बढ़ के 45 के अराउंड के पीई रेशियो पे हो गया था। और तब भी लोगों को महंगा लगा था। और उसके बाद अगर बात करें 2017 के अराउंड तो ये ऑलमोस्ट 60 के पीई रेशियो पे था, लोगों को तब भी महंगा लग रहा था। और आज की भी बात करें तो ये ऑलमोस्ट 75 के पी पे है, आज भी लोगों को महंगा लग रहा है। तो बढ़िया शेयर ऐसे ही रहते हैं दोस्तों, और ये हाथ से निकल के चले जाएंगे और आपको महंगा ही लगेगा। तो इस तरीके के शेयर्स को सिर्फ पी के दम पे नहीं देखते, विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ भी देखी जाती है। और ये शेयर्स जो है यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। और ऐसे मौके आपको जब भी मिले तो ऐसे आप बाई कर सकते हो। और एक और चीज मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं, ये बेसिकली तरीका है किस तरीके से आपको एक कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आपको चार्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि आप चार्ट के दम पे सही प्राइस पे बाई करो। और इस तरीके से आप बाई करोगे तो बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और इंटरेस्टिंग लगा है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।